जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल JRS पे। दोस्तों आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर का पार्ट फर्स्ट। इसके बाद एक और वीडियो आएगी पार्ट सेकंड। एटमॉस्फेरिक लेयर में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक। इसके अलावा एक और देखेंगे हम मैग्नेटोस्फीयर, लेकिन इसमें हम केवल क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर के बारे में ही आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। दोस्तों वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। विभिन्न गैसों के मिश्रण को ही क्या कहते हो आप? वायुमंडल कहते हो। अगर हम पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाए, ठीक, पृथ्वी की सतह कहने का मतलब हम सी लेवल की बात कर रहे हैं। अगर हम सी लेवल से हम ऊपर जाए तो लगातार गैसों के घनत्व, तापमान और विभिन्न गुणधर्मों में अंतर आता जाता है, जिसकी वजह से हम अपने वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिए हैं। और पहले भाग को यानी पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो पहले भाग को ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल, इसके बाद मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर यानी ताप मंडल, और इसे ही ताप मंडल को ही हम आयन मंडल भी कहते हैं, हम आगे बताऊंगा मैं इसको। इसके बाद एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल। तो इन 5 भागों में हमारे वायुमंडल को डिवाइड किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। चलिए, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों ही मंडल में गैसों का जो मिश्रण है समान है, लगभग समान है। इसलिए इन तीनों ही मंडल को एक साथ कहते हैं सममंडल। सममंडल इंग्लिश में से कहते हैं होमोस्फीयर, ठीक। लेकिन थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर यानी ताप मंडल और वायुमंडल, यहां गैसों का जो मिश्रण है वो समान नहीं है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है विषम मंडल। विषम मंडल यानी हेट्रोस्फीयर। अब देखिए, जो चीज मैं बताया हूं यहां लिखा हुआ है, और आज हम पढ़ेंगे सममंडल के बारे में। यानी आज के सेशन में हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो भी चीज इसमें दी गई है उसी में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इस ग्राफ को आप देख रहे हो, तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये सी लेवल से ऊंचाई को दर्शाता हुआ है, ऊंचाई दिखा रहा है। इसके बाद यहां आप 0 देख रहे हो, 0 में आप दाहिने की ओर जाओगे 0 से तो तापमान बढ़ेगा, और बाएं की ओर जाओगे तो तापमान घटता हुआ दिखाया गया है। ये मिली बार दिखाया गया है, वायु दाब इसमें मेजर किया था मिली बार में, तो ये मिली बार दिखाया गया है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप मिली बार देखते जा रहे हो। तो ये तो रही ग्राफ की बात। अब सबसे पहले मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल की बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो क्या पूरी पृथ्वी पर क्षोभ मंडल बराबर 13 किलोमीटर है कि भूमध्य क्षोभ मंडल पूरी पृथ्वी पर बराबर है कि भूमध्य रेखा पर कुछ और ऊंचाई है और ध्रुव पर कुछ और ऊंचाई है? तो देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव और इधर भूमध्य रेखा। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, और 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। अब ये ऐसा क्यों कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुव पर केवल 8 किलोमीटर? ऐसा इसलिए कि सूर्य से जो हमें तापमान प्राप्त होता है सबसे अधिक किसे मिलता है? भूमध्य रेखा को मिलता है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाए चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए। तो सबसे अधिक तापमान हमें भूमध्य रेखीय प्रदेश में मिलता है। जब यहाँ तापमान सबसे अधिक मिलेगा तो यहाँ की हवा गर्म होगी
और गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक चली जाएगी। इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर हमेशा आप जानते हो तापमान कम होता है, तो हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठ जाती हैं। इसलिए ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर। ठीक, और इसमें एक परिवर्तन और होता है मौसम के अनुसार। आप जानते हो कि कर्क रेखा ये 23.5 कर्क रेखा और ये दक्षिण गोलार्ध में 23.5 मकर रेखा। तो 21 जून के समय कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकती हैं और 22 दिसंबर के समय मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकती है। तो जहां भी सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो हवा गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक जाएगी। ठीक, तो मौसम की वजह से भी क्षोभ मंडल की ऊंचाई में, यानी मौसम और तापमान की वजह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। ये बात आपको तापमान का समझ में आ गया होगा। अब एक बात की जाए कि जब हम क्षोभ मंडल में सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान लगातार घटता है, और ये घटने का जो दर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर होता है। ठीक, यानी अगर हम पृथ्वी की सतह या सी लेवल से ऊपर की ओर जाएं तो हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। और यही तो कारण है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जमा हुआ रहता है। लेकिन ये तापमान कम क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये एक बाल्टी है जिसमें 500 रसगुल्ले रखे हैं। ये 500 रसगुल्ले इस बाल्टी में रखे हैं, और इस बाल्टी के आगे क्रमशः सीता, गीता, रीता और बबीता खड़ी हैं, और तीनों ही रसगुल्ले की बहुत बड़ी शौकीन है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले रसगुल्ला सीता के हाथ में गया, ये बाल्टी रसगुल्ले की सीता के हाथ में गई, और सीता चूंकि रसगुल्ले की प्रेमी है तो 300 रसगुल्ले खा गई। जब तक इनका गले तक रसगुल्ला नहीं आया तब तक ये रसगुल्ला खाती रही, और 500 में 300 रसगुल्ला अकेले खा गई सीता जी। इसके बाद ये रसगुल्ले की बाल्टी पास कर देती है, गीता जी के पास पहुंचता है। अब गीता खा लेती है, ये भी रसगुल्ले की प्रेमी है, ये भी खा लेती है 200 रसगुल्ला। बचा क्या? अब रसगुल्ले की बाल्टी में केवल चाशनी बची, वो पहुंचता है रीता जी के पास। रीता जी चाशनी पी लेती है। क्या बबीता जी के पास कुछ पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो सेम कंडीशन होती है हमारे तापमान के बारे में। आप देखिए, ये हमारा सूर्य जो कि सबकी ही ऊर्जा का स्रोत है, और ये हमारी पृथ्वी। सूर्य से आने वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी इंसोलेशन से हमारा क्षोभ मंडल गर्म नहीं होता। अब जब ये सूर्य से किरण आई पृथ्वी की सतह पर पड़ी तो पृथ्वी की सतह गर्म हो गई। लेकिन पृथ्वी की एक खासियत है, जो टेम्परेचर एब्जॉर्व की वो हमेशा रखती नहीं, वो क्या करती है? रिलीज कर देती है। आप दैनिक जीवन में देखते होंगे, दिन में जमीन गर्म हो जाता है और रात में क्या होता है? रात होते होते वो फिर दोबारा ठंडा हो जाता है। तो पृथ्वी जब टेम्परेचर ली तो टेम्परेचर भी क्या की? वो रिलीज की, और जो रिलीज करती है टेम्परेचर उसे कहा जाता है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। ठीक, तो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी अपने तापमान को रिलीज कर देती है। लेकिन आपको यह भी पता है कि पृथ्वी की सतह के पास गैसों का घनत्व ज्यादा है, और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से दूर चले जाएंगे वैसे वैसे गैसों का घनत्व कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह पर अगर गैसों का घनत्व ज्यादा है तो जो पृथ्वी तापमान रिलीज करेगी वो सतह के पास वाली गैसें उस तापमान को अवशोषित कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक, अब जो कुछ टेम्परेचर बचा उसके पीछे वाली गैस के पास गया, और दूर वाली गैसों के पास तो टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाया। कौन सा? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण जो कि पृथ्वी से रिलीज हुआ है। तो पास वाली पृथ्वी की सतह वाली गैसें खूब गर्म हुई, उसके बाद वाली उससे कम, उसके बाद वाले को टेम्परेचर मिला ही नहीं गर्म होने के लिए। और यही कारण है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए तो तापमान कम होता है, और वो दर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, और इसे कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, सामान्य ताप ह्रास दर।
इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है सामान्य ताप हासिल कितना होता है। इसके बाद आप देख रहे हो बादल बना हुआ क्षोभ मंडल में, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक, चाहे आप देखे हो नहीं देखे हो, सुने हो नहीं सुने हो, जानते हो नहीं जानते हो, पहचानते हो नहीं पहचानते हो, सारी की सारी मौसमी घटनाएं केवल और केवल क्षोभ मंडल में होती हैं। बात क्लियर? चाहे वो चक्रवात हो, तूफान हो, पाला पड़ना हो, बर्फबारी हो, सारी मौसमी घटनाएं कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और यहां बताते चलता हूं, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, ठीक। अब देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली ये जो संक्रमण पेटी है, इसे कहा जाता है ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो संक्रमण पेटी है, उसे कहा जाता है क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ध्रुवों के ऊपर क्षोभ सीमा और भूमध्य रेखा के ऊपर जो क्षोभ सीमा है, उनका तापमान कितना होता है, ठीक। यानी ये हमारा भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा होगी, तो क्षोभ सीमा के पास तापमान कितना है। ध्रुव के ऊपर क्षोभ सीमा होगी, तो क्षोभ सीमा का तापमान कितना है। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव के ऊपर जो क्षोभ सीमा है उसका तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस, और भूमध्य रेखा के ऊपर जो क्षोभ सीमा है वहां तापमान गिरते गिरते चला जाता है -80 डिग्री सेल्सियस। इस बात को ध्यान रखिएगा, और अभी अभी आपको मैं नॉर्मल लैप्स रेट बताया हूं, उससे भी इस बात को आप निकाल सकते हो। और एक चीज और यहां देखने वाली बात है कि पूरे वायुमंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, पूरे वायुमंडल की को अगर लें तो उसका 90% भाग, 90% द्रव्यमान, भाग मतलब द्रव्यमान, क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है समताप मंडल। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, समताप मंडल कहां से शुरू होता है। क्षोभ मंडल तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर के ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर तक ये होता है आपका समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे पहले हम तापमान को देखते हैं। देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 9 से 10 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसके बाद तापमान बढ़ता जाता है। आप देख रहे हो कि यहां अगर हम देखें नीचे, तो लगभग -55 डिग्री सेल्सियस तापमान दिख रहा है इस जगह पे, यहां से यहां तक बीच। उसके बाद ये ग्राफ बढ़ता चला गया और यहां आते आते देखिए लगभग पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस तक, यानी -55 से 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। प्लस में नहीं जाता, इतना ध्यान रखिएगा। प्लस में जाए ना जाए, लेकिन तापमान बढ़ा तो इस तापमान के बढ़ने का कारण क्या है। जबकि क्षोभ मंडल में अभी आप देखे हो कि क्षोभ मंडल में सतह से ऊपर जाया जाए तो तापमान घटता है, ठीक। तो समताप मंडल में क्यों बढ़ा? कारण यह है कि समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन, और ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस एब्जॉर्ब करने के कारण ही समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। बात क्लियर? अब यहां एक बात और क्लियर होगी आपको कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक। और ओजोन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूं, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत विनाश के नाम से। ओजोन के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी होगी तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। उसमें प्रॉपर बताया हूं कि ओजोन बनता कैसे है, ओजोन को नुकसान किन गैसों से है, कैसे उनका नुकसान होता है, उसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और ओजोन डिप्लीशन से हमें क्या हानियां हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। फिलहाल समताप मंडल में
ओजोन का सबसे अधिक संकेंद्रण जो है 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि समताप मंडल में ओजोन पाया तो जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक उसका घनत्व संकेंद्रण कहां पे है, तो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ओजोन का सबसे अधिक संकेंद्रण है। बात क्लियर? कई किताबों में यह दिया गया है कि समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते, लेकिन ध्यान रखिएगा समताप मंडल में भी बादल, समताप मंडल के निचले भाग में बादल पाए जाते हैं। और इसके लिए मैं पोलर वर्टेक्स का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहां इतना बस समझिएगा कि समताप मंडल के निचले भाग में बादल उपस्थित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके जेट प्लेन के पायलट अपने जेट प्लेन को ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल की बजाय स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में ही उड़ाना पसंद करते हैं। क्यों? लेकिन उसके पहले यह देखें कि अगर छोटी दूरी का कोई उड़ान है, जैसे दिल्ली से आपको लखनऊ जाना हुआ, दिल्ली से आपको जयपुर जाना हुआ, या दिल्ली से किसी और नजदीक शहर में जाना हुआ, तो जो छोटी दूरी की जो उड़ानें हैं वो उड़ानें तो क्षोभ मंडल में ही की जाती हैं। लेकिन अगर आपको दिल्ली से दुबई जाना हुआ, दिल्ली से लंदन जाना हुआ, दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना हुआ, ठीक, तो लंबी दूरी की जो उड़ानें हैं वो की जाती है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। इसके अलावा जेट प्लेन भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ाई जाती हैं। तो क्या कारण है कि जेट प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाई जाएंगी? तो इसका कारण यह है कि मौसम संबंधी घटनाएं स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होती। अब मौसम संबंधी घटनाओं का मुख्य मतलब क्या है कि देखिए, आपका जेट प्लेन, अगर ध्यान रखिए आप क्षोभ मंडल की बात करें, अगर जेट प्लेन को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाए और आपका जेट प्लेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा है, चूंकि ये क्षोभ मंडल में है तो मौसमी घटनाएं तो होंगी, तो दूसरी ओर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हवा आ जाए, इधर से आपका जेट प्लेन जा रहा है और दूसरी ओर से हवा आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो दोनों में जेट प्लेन और हवाओं के बीच फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से आपके जेट प्लेन की स्पीड घट जाएगी और कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपके जेट प्लेन को और पुरानी वाली स्पीड ही मेंटेन करनी है तो उसको अलग से थ्रस्ट देना पड़ेगा, यानी अधिक फ्यूल खर्च होगा, अधिक तेल खर्च होगा जब आप क्षोभ मंडल में उड़ाओगे। अगर यही जेट प्लेन आप स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाओ तो चूंकि यहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी, यानी हवाएं नहीं चलेंगी, तो हवा से जो फ्रिक्शन हो रहा था क्षोभ मंडल में वो नहीं होगा, तो आपका फ्यूल कम खर्च होगा। और साथ में और भी फायदे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, जेट प्लेन की पायलट अपने जेट प्लेन को कहां उड़ाना पसंद करते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में उड़ाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी गुब्बारे भी, वेदर बलून भी कहां स्थापित किए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं, समताप मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, समताप मंडल के ऊपर है मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल। समताप मंडल ये रहा, इसके ऊपर मध्य मंडल, और समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली जो संक्रमण पेटी है, ट्रांजिशन बेल्ट जो है, उसे कहा जाता है स्ट्रेटोपोज यानी समताप सीमा। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली ट्रोपोपॉज, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली ट्रोपोपॉज, और समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली स्ट्रेटोपॉज। बात क्लियर? अब देखिए, स्ट्रेटोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है? तो 50 किलोमीटर तो आपका समताप मंडल था, तो 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होता है आपका मेसोस्फीयर मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में देखिए, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, मध्य मंडल में तापमान घटता जा रहा है। देखिए यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, तापमान घटता चला जा रहा है। अभी आप देखिए कि क्षोभ मंडल में तापमान घटा, क्यों घटा? क्योंकि गैसों का घनत्व पृथ्वी की सतह के पास ज्यादा है। समताप मंडल में तापमान बढ़ा, क्यों बढ़ा?
क्योंकि ओजोन नामक चौकीदार यहाँ खड़ा है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है और अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन मध्यमंडल में तापमान क्यों घट गया? मध्यमंडल में तापमान क्यों घट गया? अब इसके घटने का कारण यह है कि मध्यमंडल में सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित नहीं किया जाता। जहां समतापमंडल में ओजोन यूवी रेस को तो अवशोषित करती है, वहीं मेसोस्फीयर में ऐसा कोई घटना नहीं होता। अगर इस प्रकार की घटना मेसोस्फीयर में होती तो यहां भी तापमान बढ़ता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं होती, इसलिए यहां तापमान नहीं बढ़ता है। मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। और मध्यमंडल सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है, कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। उल्कापिंड, आप उल्कापिंड सुने होंगे, तो उल्कापिंड कहां जलने लगते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, उल्कापिंड मध्यमंडल में ही जलने लगते हैं। एक चीज बता दूं, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी चीज अगर जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेसोस्फीयर में ऑक्सीजन तो है। ठीक। दूसरी बात, अब जलेगा कोई चीज क्यों? तो देखिए, वो बहिर्मंडल से होकर आया, तापमंडल को पार किया, लेकिन यहां नहीं जला। क्यों नहीं जला? तो घर्षण नहीं हुआ। कारण क्या है? बहिर्मंडल और तापमंडल में गैसें जो हैं वो बहुत ही विरल है, बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही विरल है, तो इतना घर्षण नहीं उत्पन्न हो पाया कि वो जल पाए। लेकिन जैसे ही उल्कापिंड मेसोस्फीयर में आ जाती है तो गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है बहिर्मंडल और तापमंडल की तुलना में, जिसकी वजह से घर्षण बढ़ जाता है। और जब घर्षण बढ़ जाता है तो उल्कापिंड गर्म हो जाते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन तो उपस्थित है ही, तो इसलिए उल्कापिंड जलने लगते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया उल्कापिंड यहाँ क्यों जलने लगते हैं। तो सब मंडल की बात आज तो हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और साथ में ही एक और बात करूंगा मैग्नेटोस्फीयर के बारे में। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आपके काम की चीज है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।